नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2025 में वर्चुअल माध्यम से हिस्सा लिया। उन्होंने कहा, अपने आसियान परिवार के साथ फिर एक बार मुझे जुड़ने का मौका मिला है। उन्होंने कहा, मुझे बहुत खुशी हो रही है। आसियान एक सफल, आपको बता दें, अध्यक्षता के लिए मैं पीएम अनवर इब्राहिम को बधाई देता हूं। साथ ही आपको बताते चले, अध्यक्षता के लिए पीएम अनवर को इब्राहिम को बधाई देता हूं, पीएम नरेंद्र मोदी ने। आपने आसियान परिवार के साथ फिर एक बार मुझे जुड़ने का अवसर मिला है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। आसियान की सफल अध्यक्षता के लिए मैं प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम को हार्दिक बधाई देता हूं। भारत के कंट्री कोऑर्डिनेटर की भूमिका कुशलता से निभाने पर फिलीपींस के राष्ट्रपति मार्कोस का धन्यवाद करता हूं। दुनिया की नजर इस वक्त मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर पर टिकी है, जहां एक बार फिर से बड़े देशों के बड़े फैसले होने वाले। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज मलेशिया पहुंचे हैं और वो वहां 47वें एशियन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। दिलचस्प बात यह है कि किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की मलेशिया यात्रा करीब एक दशक बाद हो रही है। इस बार एशियन का समिट सिर्फ ट्रंप की मौजूदगी की वजह से खास नहीं है, बल्कि इसलिए भी अब की संगठन का परिवार और बड़ा हो गया। इस तिमोर आधिकारिक तौर पर इसका 11वां सदस्य देश बन चुका है। देखिए ये खास रिपोर्ट। दुनिया की नजर इस वक्त मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर पर टिकी है, जहां एक बार फिर से बड़े देशों के बड़े फैसले होने वाले हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज मलेशिया पहुंचे हैं और वो यहां 47वें एशियन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। दिलचस्प बात यह है कि ये किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की मलेशिया यात्रा करीब एक दशक बाद हो रही है और ट्रंप के लिए ये देश की पहली आधिकारिक यात्रा है। लेकिन इस बार का एशियन समिट सिर्फ ट्रंप की मौजूदगी की वजह से खास नहीं, बल्कि इसलिए भी है कि अब इस संगठन का परिवार बड़ा हो गया है। ईस्ट तिमोर आधिकारिक तौर पर इसका 11वां सदस्य देश बन चुका है। आसियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन दक्षिण पूर्व एशिया के देशों का एक बड़ा संगठन है, जिसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी। तब इसमें सिर्फ 5 देश थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। आज ये बढ़कर 11 देशों का समूह बन चुका है। ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया और अब ईस्ट तिमोर भी इस परिवार का हिस्सा है। इस संगठन का मकसद है क्षेत्र में आर्थिक सहयोग, शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक और सामाजिक सहयोग को प्रोत्साहित करना, सदस्य देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय के मुताबिक आसियान देशों की कुल जनसंख्या करीब 68 करोड़ है और इनका संयुक्त जीडीपी करीब $3.9 ट्रिलियन का है। यानी एशिया का ये ब्लॉक अब दुनिया की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा और प्रभावशाली खिलाड़ी बन चुका है। अब बात करते हैं इस साल के सम्मेलन की। 3 दिन तक चलने वाले इस शिखर सम्मेलन में करीब 2 दर्जन विश्व नेता हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिका, चीन, भारत, रूस, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सबके नेता इस मंच पर मौजूद रहेंगे। लेकिन इस बार सबसे ज्यादा चर्चा में है ट्रंप और शी जिनपिंग की संभावित मुलाकात। वहीं भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार वर्चुअल तौर पर हिस्सा ले रहे हैं। उनके साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर कुआलालंपुर में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। पहले उम्मीद थी कि मोदी और ट्रंप आमने सामने मुलाकात करेंगे, लेकिन अब वो संभावना खत्म हो गई है और अब बात उस नए सदस्य की जिसने इस बार एशियन की सुर्खियां चुरा ली। ईस्ट तिमोर 14 साल की लंबी कोशिशों के बाद आखिरकार ईस्ट तिमोर को आसियान में पूर्ण सदस्यता मिल गई है। 2002 में इंडोनेशिया से आजाद हुआ ये छोटा सा देश अब इस बड़े संगठन का हिस्सा बन गया है। मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने कहा, ईस्ट तिमोर का शामिल होना आसियान परिवार को पूरा करता है। आपको बता दें कि हालांकि देश अभी कई चुनौतियों से जूझ रहा है, बेरोजगारी, असमानता और बुनियादी ढांचे की कमी जैसी दिक्कतें भी अभी बनी हुई है, लेकिन आसियान की सदस्यता उनके लिए नए अवसरों के दरवाजे खोल रहे। कुल मिलाकर ये सम्मेलन एशिया के भविष्य को आकार देने वाला साबित हो सकता है, जहां ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात से लेकर भारत की भूमिका
और इश्क तिमोर की नई शुरुआत तक हर चीज पर दुनिया की नजर है। अब देखना यह होगा कि क्या इस सम्मेलन में एशिया के देशों के बीच नए साझेदारी के रास्ते खुलते हैं या पुराने मतभेद फिर सामने आते हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के 127वें एपिसोड में देशवासियों को संबोधित किया है। इस बार उन्होंने छठ महापर्व को लेकर संदेश दिया है। पीएम मोदी ने देशवासियों को छठ महापर्व का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि अगर मौका मिले तो सभी लोग छठ उत्सव में एक बार जरूर भाग ले। छठ महापर्व भारत की एकता का सबसे बड़ा और सुंदर उदाहरण है। इसके अलावा उन्होंने वंदे मातरम गीत, भारतीय नस्ल के डॉग्स, मैंग्रोव वन और जीएसटी बचत उत्सव से लेकर संस्कृत भाषा को लेकर चर्चा भी की। तो वही आपको बताते चले, पीएम मोदी ने की मन की बात, जहां छठ महापर्व में सभी त्योहारों का उल्लास है। हम सब ने कुछ दिन पहले दीपावली मनाई है और अभी बड़ी संख्या में लोग छठ पूजा में व्यस्त है। घरों में ठेकुआ बनाया जा रहा है, जगह जगह घाट सज रहे हैं, बाजारों में रौनक है। हर तरफ श्रद्धा, अपनापन और परंपरा का संगम दिख रहा है। छठ का व्रत रखने वाली महिलाएं जिस समर्पण और निष्ठा से इस पर्व की तैयारी करती हैं, वो अपने आप में बहुत प्रेरणादायक है। साथियों, छठ का महापर्व संस्कृति, प्रकृति और समाज के बीच की गहरी एकता का प्रतिबिंब है। छठ के घाटों पर समाज का हर वर्ग एक साथ खड़ा होता है। ये दृश्य भारत की सामाजिक एकता का सबसे सुंदर उदाहरण है। आप देश और दुनिया के किसी भी कोने में हो, यदि मौका मिले तो छठ उत्सव में जरूर हिस्सा लें। एक अनोखे अनुभव को खुद महसूस करें। मैं छठी मैया को नमन करता हूं। सभी देशवासियों को, विशेषकर बिहार, झारखंड और पूर्वांचल के लोगों को छठ महापर्व की शुभकामनाएं देता हूं। तो वहीं इससे पहले गाजियाबाद में एक ऐतिहासिक अवसर पर यशोदा मेडिसिटी अस्पताल का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। यह अस्पताल अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधा से लैस है और क्षेत्रवासियों को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कराएगा। इस अवसर पर कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनुप्रिया पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। सभी गणमान्य व्यक्तियों ने अस्पताल के संचालन और आधुनिक सुविधाओं का अवलोकन किया। अस्पताल में विभिन्न विभागों के अत्याधुनिक तकनीक के साथ उपचार की व्यवस्था की गई, जिससे मरीजों को सुरक्षित और प्रभावी इलाज प्रदान किया जा सके। कि हम गाजियाबाद में यशोदा मेडिसिटी के नाम पर एक अत्याधुनिक हॉस्पिटल का निर्माण करेंगे, जिसमें सभी प्रकार की सुपर स्पेशलिटी की सुविधाएं होंगी और विशेष रूप से कैंसर की अत्याधुनिक सुविधा, जिसके लिए दुनिया के देशों में, खासतौर पर दुनिया के विकसित देशों की ओर भारत के नागरिक रुख करते हैं, वह सुविधा एक छत के नीचे हम गाजियाबाद में उपलब्ध करवाएंगे। तो उस समय यह विश्वास नहीं होता था क्या ये संभव है, लेकिन मैं डॉक्टर पीएन अरोड़ा, डॉक्टर उपासना अरोड़ा और उनकी पूरी टीम को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने वह मात्र 3 वर्ष में करके दिखा दिया। यानी ये इन्वेस्टमेंट भी है और 5000 से अधिक
लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट का माध्यम भी यह एक हॉस्पिटल बन रहा है। इसमें डॉक्टर्स भी होंगे, पैरामेडिक्स और नर्सिंग का स्टाफ भी है और अन्य हेल्थ केयर से जुड़े हुए वे सभी लोगों को मिलाकर के 5,000 से अधिक लोगों को सीधे एक छत के नीचे एम्प्लॉयमेंट प्राप्त हो रहा है। यह सचमुच एक प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत के अंदर भारत के युवाओं को उन्हीं के क्षेत्र में एम्प्लॉयमेंट प्राप्त हो सके, यह उस दिशा में किए जाने वाले प्रयास का एक हिस्सा है। आज का यह आयोजन हेल्थ केयर की दृष्टि से हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक बेहतरीन दिशा में कदम बढ़ाए हैं। अगर उत्तर प्रदेश की ही मैं बात करता हूं, पिछले 8-8.5 वर्ष में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में 42 नए मेडिकल कॉलेजेस बनाए हैं, 2 एम्स बने हैं, एक गोरखपुर में और एक रायबरेली में, जो सफलतापूर्वक संचालित हैं। सुपर स्पेशलिटी के तमाम नए संस्थान उत्तर प्रदेश में इस दौरान स्थापित हुए हैं, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ से अधिक नागरिकों को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सके। और आज उसी दिशा को आगे बढ़ाते हुए डबल इंजन सरकार के प्रयास हेल्थ केयर में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा खड़ी हो, जिसके माध्यम से हम प्रत्येक नागरिक को अच्छी से अच्छी सुविधा, स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करा सकें, क्योंकि यह अपनी ऋषि परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन का भी है। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने डोमेस्टिक टर्मिनल उद्घाटन स्थल, सुरक्षा और यातायात व्यवस्था का भी बारीकी से जायजा लिया। साथ ही विकास की नई उड़ान की भी बात की। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। टर्मिनल तैयार, रनवे चमक रहा, बस उद्घाटन का इंतजार। योगी का निरीक्षण, प्रशासन पर सख्ती। जेवर से जुड़ेगा भारत का सबसे बड़ा एयर हब। एयरपोर्ट नहीं, यूपी के सपनों की उड़ान है जेवर। 7,000 करोड़ की लागत, 3,300 एकड़ में नया इतिहास। जेवर से उठेगी विकास की उड़ान। रनवे पर खड़ा है उत्तर प्रदेश का भविष्य। योगी का संदेश साफ, गुणवत्ता से समझौता नहीं। अब यूपी की पहचान बदलेगी दुनिया के नक्शे पर। जेवर का आसमान अब विकास की उड़ान भरने को तैयार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का स्थलीय निरीक्षण किया। सीएम ने डोमेस्टिक टर्मिनल, उद्घाटन स्थल, सुरक्षा इंतजाम और यातायात व्यवस्था का बारीकी से जायजा लिया। निरीक्षण के बाद एयरपोर्ट बोर्ड रूम में सीएम ने जिला प्रशासन, पुलिस, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और निर्माण एजेंसी के अफसरों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में एयरपोर्ट की प्रगति रिपोर्ट, उद्घाटन और तैयारियों और सुरक्षा प्रबंधन पर प्रेजेंटेशन दिया गया। अब जेवर के पहले चरण का क्षेत्रफल 3,300 एकड़ है। अब तक 6,700 एकड़ भूमि अधिग्रहित हो चुकी है और निर्माण पर करीब 7,000 करोड़ की लागत आई है। उद्घाटन के समय एयरपोर्ट एक रनवे में शुरू होगा, जिसकी वार्षिक क्षमता 1.2 करोड़ यात्री की होगी। हर दिन औसतन 150 उड़ानें यहां से संचालित की जाएंगी। भविष्य में जब सभी 5 रनवे तैयार होंगे, तब ये एयरपोर्ट 30 करोड़ यात्रियों की सेवा करेगा और देश का सबसे बड़ा एयर हब बन जाएगा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 24 एयरपोर्ट है, जिनमें से 16 चालू हैं। जेवर एयरपोर्ट के शुरू होते ही यूपी 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। इसके अलावा 7 एयरपोर्ट सोनभद्र, ललितपुर, मेरठ, झांसी, अमेठी, बलिया और गाजीपुर निर्माणाधीन है। योगी सरकार के कार्यकाल में यूपी का एविएशन सेक्टर रफ्तार पकड़ चुका है। वर्ष 2024-25 में 1.5 करोड़ यात्रियों ने हवाई यात्रा की, जिनमें से 13 लाख से अधिक अंतर्राष्ट्रीय यात्री थे।
जेवर एयरपोर्ट से 1 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। बेहतर एयर कनेक्टिविटी से प्रदेश में पर्यटन, उद्योग और निर्यात को नई ऊर्जा मिली है। अयोध्या और वाराणसी जैसे धार्मिक शहरों में पर्यटकों की संख्या 30% बढ़ी है। अब जेवर एयरपोर्ट सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की नई उड़ान, नया प्रतीक और नया आर्थिक इंजन बनकर उभरने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देशों के बाद अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बहुप्रतीक्षित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन की उल्टी गिनती तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV। तो वहीं बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार ने जोर पकड़ लिया है, जहां प्रमुख नेता जनसभाओं के जरिए मतदाताओं को लुभाने में जुटे हैं। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी एनडीए के प्रचार की कमान संभाल ली है। खगड़िया, मुंगेर और नालंदा में रैलियों को संबोधित करते हुए अमित शाह ने विपक्ष पर करारा प्रहार किया। दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बक्सर और फुलवारी शरीफ में जनसभाओं के माध्यम से मतदाताओं से सीधा संवाद किया। महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव भी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, जिससे बिहार का चुनावी माहौल पूरी तरह गर्मा गया है। देखिए इसे लेकर हमारी एक खास रिपोर्ट। बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और अब सियासी रणभूमि में दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी है। कहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की गरज सुनाई दे रही है, तो कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच सीधा सीधा टकराव दिख रहा है। एनडीए महागठबंधन और तमाम दल मैदान में उतर चुके हैं और हर रैली, हर सभा में एक ही सवाल गूंज रहा है, बिहार का भविष्य कौन तय करेगा। बिहार की खगड़िया से एनडीए के प्रचार की कमान संभालते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, ये चुनाव सिर्फ विधायक या मुख्यमंत्री बनाने का नहीं, बल्कि ये तय करने का है कि बिहार में जंगल राज लौटेगा या विकास का राज चलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उपस्थित लोगों का आह्वान करते हुए कहा, आप अपने वोटों का इस्तेमाल सही जगह पर कीजिए। भाइयों बहनों, ये जो लड़ाई है, ये किसी को विधायक बनाने के लिए, मंत्री बनाने के लिए, मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनावी लड़ाई नहीं है। ये चुनाव जो है वो निर्णय करने वाला है, फैसला करने वाला है कि फिर से जंगल राज बिहार में लाना है या विकास का राज लाना है। बिहार में विधानसभा चुनाव का माहौल गर्मा रहा है। आपने सुना अमित शाह को। हर जिले, हर गांव, हर गली में अब सियासत की सरगर्मियां दिखने लगी हैं। एक तरफ एनडीए विकास, विश्वास, स्थिरता की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन बदलाव और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को भुनाने में जुटा है। अब सियासी मंचों पर नारे, आरोप और जवाबी तंज से बिहार का माहौल चुनावी रंग में रंग चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एनडीए के प्रचार की कमान संभाल ली है। मंच से उन्होंने लालू यादव के शासनकाल की तुलना करते हुए कहा कि 2005 से अब तक हत्या में 20%, डकैती में 80% और लूट में 80% की कमी आई है। उन्होंने कहा कि एनडीए ने बिहार को जंगल राज से बाहर निकालकर सुरक्षा और विकास का राज्य बनाया है। अभी मैं सुन रहा था, ये लालू जी के बेटे बिहार में हत्या की बात कर रहे थे, डकैती, फिरौती की बात कर। ये तो कैसा है भैया, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज करने चली, ऐसी बात है। अरे लालू जी, 20 साल के नीतीश कुमार के शासन में 2005 की तुलना में हत्या में 20% का कमी हुआ है, 20%। डकैती में 80% का कमी हुआ है, फिरौती 80% का कमी हुआ है, और 20 साल में एक भी जघन्य नरसंहार नहीं हुआ है, एक भी नरसंहार नहीं हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री की माने तो नीतीश बाबू के नेतृत्व में जंगल राज से मुक्त हुआ है बिहार। भाई भतीजावाद को समाप्त किया गया है और सबसे महत्वपूर्ण बात, खगड़िया और उससे आगे बिहार को नक्सलवाद से मुक्त करने का भी काम किया गया है। किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, हत्या, फिरौती, अपहरण, जंगल राज चाहिए क्या?
अरे जोर से बोलो, जंगल राज चाहिए क्या? ये लालू रबड़ी की सरकार आई तो उसके साथ जंगल राज भी आएगा। भाइयों बहनों, ये जो लड़ाई है, ये किसी को विधायक बनाने के लिए, मंत्री बनाने के लिए, मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनावी लड़ाई नहीं है। ये चुनाव जो है वो निर्णय करने वाला है, फैसला करने वाला है कि फिर से जंगल राज बिहार में लाना है या विकास का राज लाना है। तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बक्सर और फुलवारी शरीफ में जनसभाओं के माध्यम से मतदाताओं से सीधा संवाद किया, जहां जदयू कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा मंच से गरजते हुए कहते नजर आए कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे। बिहार का चुनावी मौसम आपने देखा पूरी तरह गर्मा रहा है। अब एनडीए विकास स्थिरता की जहां बात करते दिख रहा है, तो वहीं महागठबंधन नई दिशा का नारा दे रहा है। अब देखना यह है कि जनता की अदालत में किसका तर्क ज्यादा असरदार साबित होता है, विकास का राज या बदलाव की राह। ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV। तो वहीं महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में चुनावी रैलियों के दौरान कहा कि जनता ने बीजेपी को 20 साल दिए, अब केवल 20 महीने के लिए उन्हें मौका दिया जाए। तेजस्वी ने कहा कि इस बार बदलाव सुनिश्चित होगा और महागठबंधन मिलकर नया बिहार बनाने का काम करेगा। इसके साथ ही कहा कि पंचायत और ग्राम प्रतिनिधियों का भत्ता दुगुना किया जाएगा और पूर्व पंचायत तथा ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों को पेंशन राशि देने की प्रक्रिया भी जल्द शुरू की जाएगी। तो वहीं आपको बताते चले, किसी का नुकसान नहीं किया, ना ही किसी को तेजस्वी से शिकायत है। बिहार की जनता ने इन लोगों को 20 साल का मौका दिया। हम केवल बिहार की जनता से 20 महीने का समय चाहते हैं और मुझे पूरा भरोसा है बिहार की जनता पर, अपने मालिकों पर, कि इस बार बदलाव भी होगा और नई सरकार भी बनेगी महागठबंधन की और मिलकर के नया बिहार हम लोग बनाने का काम करेंगे, बिहार को नंबर 1 बनाने का काम करेंगे। तो आप लोगों के बीच इससे पहले भी कुछ घोषणाएं हम लोगों ने की थी, लेकिन आज भी बेहद इम्पोर्टेंट घोषणाएं हैं। पहली बात, जो त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों एवं ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों का मानदेय भत्ता दुगुना किया जाएगा। हमारी सरकार बनने पर, महागठबंधन की सरकार बनने पर पूर्व पंचायत एवं ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों को पेंशन राशि देने की शुरुआत की जाएगी। कई राज्यों में पेंशन है देने का, लेकिन बिहार में नहीं है और पंचायत प्रतिनिधियों। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को पाकिस्तान सरकार ने आतंकवादी घोषित कर दिया है। इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब सलमान ने हाल ही में सऊदी अरब में हुए कार्यक्रम के दौरान बलूचिस्तान को एक अलग देश बताया। इसके बाद पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था नाराज हो गई। सलमान खान के इस बयान के बाद शहबाज सरकार ने एक आधिकारिक अधिसूचना जारी करते हुए सलमान खान को पाकिस्तान के आतंकवाद रोधी अधिनियम के तहत आतंकवादी घोषित किया। इसी के साथ सलमान खान का नाम 4th शेड्यूल में डाल दिया गया। तो वही आपको बताते चले, सलमान खान का आपको बताते चले पाकिस्तान ने आतंकवादी घोषित किया है, जहां पाक ने जारी किया ये नोटिफिकेशन। आपको बताते चले बलूचिस्तान बयान के बाद ये विवाद शुरू हुआ है, जहां उन्हें 4th शेड्यूल में उनका नाम शामिल कर दिया गया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।